अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम के बारे में। स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम में हम लोग पॉइंट नंबर ए, जो कैपिटल ए है, उसमें हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको EIS कहा गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम पर पहला आता है आपका एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव का मतलब आपको पता ही है, टॉप मैनेजमेंट। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में फिर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों को देखना है कि किस किस तरह के इंफॉर्मेशन इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो देखेंगे। फिर कंटेंट्स देखेंगे, जो क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें। और ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम से एग्जीक्यूटिव वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको बोलते हैं। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को एग्जीक्यूटिव तो आप ध्यान से सुनना कि ये बड़ा आसान टॉपिक है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम लोग जैसे DSS को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को DSS बोलते हैं, वैसे EIS को एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग में जो था हम लोगों का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, हर एक लेवल पे, ऑल लेवल पर ये सपोर्ट करता था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेकिन एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में नाम ही एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, यानी कि ये केवल टॉप लेवल को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, केवल टॉप लेवल के मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। टॉप लेवल यानी कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। टॉप लेवल कौन सा डिसीजन लेते हैं? स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को। ESS एक जनरल कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन के इन्वायरमेंट में इंटरप्राइज को एक टूल की तरह हेल्प करता है। ठीक है, जो यहाँ पे आप बात करते हो तो EIS की एक खासियत ये होती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ये आपको कम्युनिकेशन करके भी देता है और कंप्यूटेशन करके भी देता है। कम्युनिकेशन भी करता है और कंप्यूटेशन भी करता है, दोनों काम करता है। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखा कि इसको ESS भी बोला जाता है। ये टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक लेवल टाइप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। ESS जो होता है यानी कि EIS जो होता है जनरल कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो मान लो कि चलो डॉक्टर की बात हम लोग करते हैं। डॉक्टर की एक स्टोरी जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो सुनते हैं। आजकल डॉक्टर लोगों को आप जानते ही हो कि उसका कैरेक्टर और एथिक्स नाम की उनमें चीज़ नहीं होती है। अंग्रेजी दवा जो होता है वो जो दवाई कंपनी होती है उससे पैसे लेकर ज़बरदस्ती दवा लिखते हैं, इंजेक्शन देते हैं, हॉस्पिटल में बेड फुल करवाते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS वर्ड से आप जो हैं इन सब चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे अभी, यानी कि लिंक मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिंक करेंगे हम लोग जो डॉक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले आप मानो कि आपको टॉप डॉक्टर से दिखाना है। टॉप डॉक्टर से दिखाना है मतलब आप ऑनलाइन दिखाना चाहते हो कंप्यूटर पे बैठ के। ठीक है, फिर डॉक्टर सामने में आता है, वो आपसे क्वेरी करता है। ठीक है, लेकिन उसकी मेडिकल टर्म को यानी कि उसकी क्वेरी लैंग्वेज को आप नहीं जानते हो। उसकी क्वेरी लैंग्वेज को नहीं जानते हो, फिर भी आपको लेमैन की तरह वो साधारण भाषा में सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, ऑनलाइन ही जो है आपका जो है रिपोर्ट एक्सेस करता है। आपका जो पहले का रिपोर्ट्स वगैरह सब है आपके मेडिकल के, उसको ऑनलाइन ही वो रिपोर्ट वगैरह सबको एक्सेस करता है। और ऑनलाइन ही रिपोर्ट को एक्सेस करने के बाद वो डॉक्टर क्या करता है, आपके इंटरनल जो डाटा यानी कि आपके पेट के अंदर की चीज़ें जो पेट में प्रॉब्लम है उसको भी वो देख लेता है। ऐसा सिस्टम है उसके पास कि उधर से ये स्कैन कर लेती है उसकी नज़रें। मानो इमेजिन करो, ठीक है, कि कंप्यूटर से एक मशीन निकला और वो आपके पेट में चला गया और पेट में जाने के बाद वो स्कैन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिंक मेथड से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS को हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो ये डॉक्टर जो था वो क्या था, वो क्या बोलते हैं, आपका ऑनलाइन जो है उसने आपसे कंसल्टेंसी सर्विस दी आपको, तो वो टॉप डॉक्टर था। तो पहला वाला पॉइंट पे आप मार्क करो टॉप मैनेजमेंट। तो आप जानते हो टॉप मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होता है EIS। ठीक है, तो पहला वाले पॉइंट में आप लिखो टॉप मैनेजमेंट। तो हमारा कीवर्ड हो गया टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट से आपको जब दिखाना था डॉक्टर से, टॉप डॉक्टर से, तो वो आपसे कुछ क्वेरी करता है, लेकिन आपकी उसकी लैंग्वेज जानते नहीं हो, इसलिए वो लेमैन की लैंग्वेज में आपसे पूछता है। तो सेकंड वाला पॉइंट आपका हो गया क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट आपका क्या होगा
कि आपके फिर बाकी वो रिपोर्ट का एनालिसिस करता है, जो आपके प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब होते हैं वो उधर से ही देख लेता है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, थर्ड नंबर पॉइंट हो गया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, थर्ड नंबर पॉइंट हो गया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया कि एक कंप्यूटर से ही के अंदर से लैपटॉप से एक बहुत बड़ा डिवाइस निकला और वो आपके पेट के अंदर चला गया, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। चौथा नंबर पॉइंट हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। और पांचवा नंबर पॉइंट हो गया ऑनलाइन एनालिसिस, डॉक्टर ने एनालिसिस कर लिया इन सब चीज़ों को देख के, ऑनलाइन एनालिसिस डिसीजन, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लास्ट वाला पॉइंट हो गया कि डिसीजन सपोर्ट जो होता है वो डिसीजन सपोर्ट किया आपको, मतलब लास्ट वाला पॉइंट आपका डिसीजन सपोर्ट हो गया, सेम डीएसएस की तरह डिसीजन सपोर्ट। तो लास्ट वाला पॉइंट आपका हो गया डिसीजन सपोर्ट, ठीक है। आप पहला पॉइंट को देख लो, मिला लो एक बार और लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। पहला पॉइंट होगा आपका टॉप मैनेजमेंट, पहला पॉइंट का कीवर्ड हो गया टॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया क्वेरी लैंग्वेज, तीसरा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, तीसरा आपका हो गया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, चौथा आपका हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। उसके बाद पांचवा आपका हो गया ऑनलाइन एनालिसिस, और छठा हो गया इजी सपोर्ट फॉर डिसीजन, इजीली सपोर्ट फॉर डिसीजन, छठा आपका हो गया इजीली सपोर्ट फॉर डिसीजन। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं और बाद में रिवाइज करेंगे। होप आप इसको एक दो बार में ही समझ लेना, क्योंकि अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो आप बैक करके सुन लेना बार बार। तो पहला बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। ईआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो टॉप मैनेजमेंट की ज़रूरतों का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट की ज़रूरतों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ईआईएस एक कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो डीएसएस की तरह इसमें भी कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, लेकिन एमआईएस में ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो ही। तो पहला वाला पॉइंट हम लोग ने देखा कि ईआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो टॉप मैनेजमेंट की ज़रूरतों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे बोलता है कि ईआईएस यूज़र को इस लायक बनाता है कि बिना क्वेरी लैंग्वेज जाने ही, स्टैटिकल फार्मूला जाने बिना ही या हाई कंप्यूटिंग स्किल के बिना ही समरी डाटा ले सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है मॉडल में डालकर सॉल्यूशन निकाल सके। तो बिना क्वेरी लैंग्वेज जाने ही, बिना स्टैटिकल फार्मूला जाने ही या बिना हाई कंप्यूटिंग स्किल के ही समरी डाटा को है वो इनपुट की तरह डाल सके और ले सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जो है मॉडल में डालकर सॉल्यूशन ले सके। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का भी जो है उस डिसीजन जो ईआईएस के मॉडल होते हैं उसमें डाल के इंफॉर्मेशन ले सके। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। ईआईएस रैपिड एक्सेस प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन पर और मैनेजमेंट रिपोर्ट पर। तो यानी कि एमआईएस के जो रिपोर्ट्स होते हैं उस पर रैपिडली एक्सेस करता है, ठीक है। पर इसमें जो है इसमें डायरेक्ट एक्सेस की कैपेबिलिटी होने के कारण काफ़ी टाइम बचती है। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा। ईआईएस कैपेबल होता है कि एक्सेस करने में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डाटा का एनालिसिस कर पाए। ईआईएस कैपेबल होता है कि एक्सेस कर पाए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डाटा का, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब तो आप जानते ही हो। उसके बाद फिर ऑनलाइन एनालिसिस। ईआईएस कई सारे ऑनलाइन एनालिसिस टूल प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट कंडीशन का एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो कई सारे ऑनलाइन एनालिसिस टूल प्रोवाइड करता है, मतलब रियल टाइम बेसिस पर भी एनालिसिस कर सकता है, मार्केट का कंडीशन रियल टाइम में क्या चल रहा है, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। फिर लास्ट वाला पॉइंट बोलता है ईआईएस कैन बी ईजली बी गिवन एज डिसीजन सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डीएसएस की तरह ये डिसीजन सपोर्ट में जो है सपोर्ट में हेल्प करता है। ईआईएस जो है वो डीएसएस की तरह डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ईआईएस जो है वो डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह। सेम एज डीएसएस ये डिसीजन सपोर्ट में भी हेल्प करता है जैसे डीएसएस करता था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा टॉप मैनेजमेंट, दूसरा क्वेरी लैंग्वेज जानने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट रैपिडली करता है, चौथा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटाबेस, और उसके बाद फिर पाँचवा हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एनालिसिस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटाबेस के बाद ऑनलाइन एनालिसिस करता है और उसके बाद डीएसएस की तरह डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है
है, DSS की तरह DSS डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS में देखा कि टॉप मैनेजमेंट का वो ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि टॉप मैनेजमेंट को की ज़रूरतों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्वेरी लैंग्वेज EIS को यूज़र को इस लायक बनाता है कि बिना क्वेरी लैंग्वेज या स्टैटिकल फार्मूला या फिर बिना हाई कंप्यूटिंग लैंग्वेज स्किल के ही वो समरी डाटा ले सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के जो EIS मॉडल होते हैं उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सके। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट EIS जो होता है रैपिड एक्सेस प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन पर और मैनेजमेंट रिपोर्ट पर यानी कि MIS पर, और डायरेक्ट एक्सेस जो है इससे काफ़ी टाइम इसमें बचता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा, तो यहाँ पे EIS कैपेबल होता है एक्सेस करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डाटा को। उसके बाद ऑनलाइन एनालिसिस, EIS कई सारे ऑनलाइन एनालिसिस टूल प्रोवाइड करता है जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट कंडीशन का एनालिसिस वगैरह वगैरह। फिर बोलता है कि जो EIS जो होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है, डिसीजन सपोर्ट की तरह हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में भी EIS जो है वो सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी नंबर पॉइंट, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट, तो इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। जो इन्फॉर्मेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो करोगे डिसीजन मेकिंग के लिए EIS के थ्रू, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो उससे पहले जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है द एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट के बारे में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूटिव का जो विज़न होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का जो विज़न होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। इंटरप्राइज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका विज़न बहुत ब्रॉड होता है, इसीलिए काफ़ी एनालिसिस के बाद ही ये लोग डिसीजन लेते हैं, काफ़ी एनालिसिस के बाद ही ये लोग डिसीजन लेते हैं। इसीलिए कोई सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस टूल्स की जगह ये लोग अपना जजमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन भी इनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी इनके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए तो भाई आप इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताओ, तब हम आपके अनुसार जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसका जो है इस्तेमाल EIS में करेंगे हम लोग। तो EIS डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं के हिसाब का होना चाहिए, मतलब इन्हीं के हिसाब का हाईफाई होना चाहिए। ठीक है, हाईफाई। तो इसी तरह पहला पॉइंट जो है वो आपका क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन जो लेंगे वो इन्हीं के हिसाब का हाईफाई लेंगे। तो पहला पॉइंट आ गया आपका लेंगे, यानी कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड, L से लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड लेंगे। ठीक है, लेंगे पहला पॉइंट आप लिखो लेंगे। और हाई यानी कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि इनके डिसीजन में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड के बिना होना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड ना हो, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड। दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके बाद फाई, तो हाई तो हम लोगों ने देख लिया, फाई देखते हैं। तो फाई का मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड, तो फाई का F का मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड, और आई बोलो तो इनफॉर्मल सोर्स आप बोल सकते हो, इनफॉर्मल सोर्स। और उसके बाद लो लेवल डिटेल, उसके बाद लास्ट वाला लो लेवल डिटेल। एक्चुअली ये मैटर नहीं करता है कि आपका मेमोरी टेक्निक कैसा है और कितना लॉजिकल है या नहीं है, लेकिन ये मैटर ज़रूर करता है कि स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में आपको सारे पॉइंट्स तो याद करने हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो तो बस मेमोरी टेक्निक एक मामूली सा सपोर्ट करता है आपको। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक आपका मामूली से सपोर्ट करता है। तो आप चीज़ों को समझो कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए वो क्या क्या होते हैं। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड, तो ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो होता है वो नॉन रूटीन होता है, ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो होता है वो नॉन रूटीन होता है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसीलिए पता ही नहीं होता है इनिशियल स्टेज में कि कौन सा डाटा चाहिए और कब चाहिए और कितना चाहिए, ये सारी बातें तो पता ही नहीं होती स्ट्रक्चर्ड नहीं होने के कारण। इसीलिए इन्फॉर्मेशन हर बात को, हर फैक्टर को पूरा करने के लायक होना चाहिए, यथासंभव हो सके इन्फॉर्मेशन जो है वो हर बात को, हर फैक्टर को पूरा करने के लायक होना चाहिए। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन जो है हर बात के लायक होना चाहिए, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड होने के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं लेंगे हाई, तो मतलब हाई की बात करते हैं तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी कुछ ज़्यादा ही होती है यहाँ पे, जो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के लिए जो अनसर्टेनिटी का लेवल जो इन लोगों का होता है मैनेजमेंट डिसीजन का, वो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो अनसर्टेनिटी का कुछ ज़्यादा ही होती है इसमें। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सिमिलर काइंड का जो है, जो कोई पास्ट में
कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल हो, कोई पास्ट में ऐसा घटना अवेलेबल हो जिससे हम लोग बेस बनाकर आगे बढ़ सके कि पहले ऐसा हुआ था इसीलिए तो हमें भी ऐसा करना चाहिए उस हिसाब से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल ही हो, यानी कि इतना अनसर्टेन होता है कि कोई प्रेसिडेंट, कोई पिछला अनुभव जो है, पास्ट एक्सपीरियंस ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई भी एक्शन लेना जो है वो काफ़ी घाटे का सौदा हो सकता है, इतनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन भी उसी टाइप का हो कि एटलीस्ट सही डायरेक्शन मिल सके, एटलीस्ट हम लोग सही दिशा की ओर बढ़ें। उसके बाद फाई की बात करते हैं, तो फाई का एफ की बात करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेशन। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है और फ्यूचर में कंडीशन में बदलाव आ सकता है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए डिसीजन, क्योंकि फ्यूचर में जो है कंडीशन में कोई चेंजेस आ सकता है, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए डिसीजन। फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर जो सब कुछ को फ्यूचर का जो है कंसिडर करना होगा यहाँ पे, तो इसीलिए फ्यूचर ओरिएंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कहे गए हैं। उसके बाद का आई की बात करते हैं, इन्फॉर्मल सोर्स। तो ज़्यादातर जो है इनकी जो एग्जीक्यूटिव की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मल सोर्स से ही आनी चाहिए। आपने कॉर्पोरेट मूवी भी देखी हुई है, सब इन्फॉर्मल सोर्स से डिसीजन वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है। तो इन्फॉर्मल सोर्स ज़्यादातर देखा गया है कि इन्फॉर्मल सोर्स पर मैनेजमेंट वाले लोग, टॉप मैनेजमेंट वाले लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। तो बिपाशा बसु ने भी कॉर्पोरेट मूवी में ना दूसरे की लैपटॉप से वो इन्फॉर्मेशन चुराती है, और यहाँ पर जो है हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटर को स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अलग अलग तरीक़ों से, जैसे टेलीविज़न से, लंच विथ कलीग वगैरह सबका तरीका अपनाते हैं इन्फॉर्मल सोर्स के लिए। यहाँ तक कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन वगैरह सब हम लोग जो है वो लेते हैं, और यहाँ तक कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं जो कि अलग अलग मूवीज़ में आप देखते ही हो। उसके बाद लो लेवल डिटेल, काफ़ी ग्राउंड लेवल पे, काफ़ी लो लेवल पे जाके यहाँ पे डिटेल लिया जाता है। जो बड़े लार्ज ओवरव्यू देखने के बजाय टीनी आइटम यानी कि माइक्रो लेवल पर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, माइक्रो लेवल पर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। लार्ज ओवरव्यू देखने के बजाय मैक्रो की जगह पे माइक्रो लेवल पर जो है ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ताकि ब्रॉड एरिया जो है वो कवर हो सके ट्रेंड एनालिसिस में, ताकि ब्रॉड एरिया कवर हो सके ट्रेंड एनालिसिस में। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो लो लेवल तक के डिटेल को ला के देता हो, मतलब रूट तक, जड़ तक जाता हो। इन सब बातों का इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्शन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन EIS में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। पहला देखा लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड, तो उसके बाद लेंगे लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर ओरिएंटेशन, इनफॉर्मल सोर्स और लो लेवल डिटेल, इनफॉर्मल सोर्स और लो लेवल डिटेल। तो पहला हम लोगों ने देखा लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा देखा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, उसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेशन, फिर इनफॉर्मल सोर्स, उसके बाद लो लेवल डिटेल, इनफॉर्मल सोर्स के बाद लो लेवल डिटेल। तो पहला हम लोगों ने देखा लैक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, और उसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेशन, इनफॉर्मल सोर्स और लो लेवल डिटेल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स जो है EIS के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या होने चाहिए, EIS के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए या होते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल टू गाइड द डिज़ाइन ऑफ मीजर एंड इंडिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन EIS। तो कंटेंट्स करके अगर EIS का डायरेक्टली नहीं पूछा तो आपके ये वर्डिंग्स जो हैं वो पूछेंगे, क्वेश्चन इसी से फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल टू गाइड द डिज़ाइन ऑफ मीजर एंड इंडिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन EIS। तो आपको समझना है कि ये कंटेंट्स ऑफ EIS पूछ रहा है। अगर इस लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको समझना है कि ये कंटेंट्स ऑफ EIS पूछा जा रहा है। तो कंटेंट्स ऑफ EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए उसकी बात हम लोग करते हैं। EIS का कंटेंट्स जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लोगों के इंटरेस्ट या रिक्वायरमेंट से शुरू होता है। EIS का कंटेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट तो और या उनकी रिक्वायरमेंट से शुरू होता है, और जैसे जैसे इफ़ एंड बट
जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वैसे मैनेजमेंट बढ़ते चला जाता है। मतलब कौन सा डाटा हो, क्या कंटेंट हो, ये एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है डिसाइड करने के लिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस कंटेंट्स को डिसाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बताए गए हैं, जो है गाइडलाइंस बताए गए हैं इन असेसमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पे कंटेंट्स के लिए क्या क्या आपके होंगे, मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल बताए गए हैं जो गाइड करते हैं EIS में कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ताकि सही से EIS का फ़ायदा उठा पाए मैनेजमेंट, ताकि सही से जो है वो मैनेजमेंट जो है वो फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, सही से मैनेजमेंट जो है वो फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए कंटेंट्स को जानने के लिए आप जाते हो अपनी महिला मित्र के पास, अपनी महिला मित्र के पास यानी कि आपकी लेडी फ्रेंड के पास जाते हो। आपकी लेडी फ्रेंड के पास जैसे ही आप गए वो अचानक से आसमान में उड़ गई, वो अचानक से आसमान में उड़ गई। जस्ट देखो आइज़ क्लोज करके कि आपकी जो लेडी फ्रेंड है वो महिला मित्र आपकी जो है वो आसमान में उड़ी। तो आसमान में उड़ी अचानक और इनकरेज करने लगी आसमान में उड़ के आसमान से इनकरेज करने लगी एवरीवन को चेंजिंग नीड्स के हिसाब से, एवरीवन को इनकरेज करने लगी चेंजिंग नीड्स के हिसाब से। तो कंटेंट्स आपने अपनी महिला मित्र के पास जाके पूछा तो अचानक से वो आसमान में उड़ी और आसमान से ही लोगों को इनकरेज करने लगी। लोग सारे भीड़ इकट्ठा करके देखने लगे, वो लोगों को आसमान से इनकरेज करने लगी, एवरीवन को चेंजिंग नीड्स के हिसाब से बदलने के लिए उन्होंने इनकरेज करने लगी वो। ठीक है, तो उड़ी का UDI उड़ी, पहला वर्ड हमारा हो गया उड़ी UDI। दूसरा इनकरेज, UDI के बाद इनकरेज, उसके बाद एवरीवन और उसके बाद चेंजिंग नीड्स। तो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, आप चिंता ना करो। तो पहला पॉइंट हमारा जो है उसमें उसके आगे आप लिखो यू बोलो तो ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझने लायक, ईजी टू अंडरस्टैंड, कंटेंट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। पहला वाला पॉइंट आपका ईजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा वाला पॉइंट हो गया आपका उड़ी का डी का मतलब डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, डी का मतलब डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा नंबर पॉइंट आपका डी हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया आई, तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आई बोलो तो इंडिकेटर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो उड़ी UDI, आपकी महिला में तो उड़ी UDI, आई बोलो तो इंडिकेटर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसके बाद वो इनकरेज करने लगी, तो इनकरेज, चौथा पॉइंट जो है आपका वो इनकरेज, चौथा पॉइंट है इनकरेज। पांचवा पॉइंट है एवरीवन को इनकरेज करने लगी, तो एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, तो पांचवा में लिखो आप कीवर्ड एवरीवन। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं चेंजिंग नीड्स, लास्ट वाला पॉइंट है चेंजिंग नीड्स, मीट द चेंजिंग नीड्स। तो चेंजिंग नीड्स, लास्ट वाला पॉइंट आपका है चेंजिंग नीड। तो कंटेंट्स में हम लोगों ने देखा कि आपकी महिला मित्र UDI और इनकरेज करने लगी एवरीवन को चेंजिंग नीड्स के हिसाब से। तो यू का मतलब हम लोगों ने देखा ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ईजी टू अंडरस्टैंड को पहले हम लोग समझते हैं। तो EIS जो है, कंटेंट्स ऑफ EIS में EIS मीजर को मतलब EIS मीजर जो है समझने के लायक आसान हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जहाँ तक पॉसिबल हो सके एजम्पशन नहीं लेना चाहिए, एक्चुअल डाटा लेना चाहिए। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ वर्क जो है एक्चुअल डाटा लेना चाहिए जहाँ तक संभव हो, यथासंभव हो सके। EIS जानकारी के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड जो है नहीं डालने चाहिए अपने स्टाफ पे। ऐसा नहीं है कि EIS की इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग स्टाफ को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। तो EIS की इन्फॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं डालने चाहिए स्टाफ या मैनेजर पर, मतलब जो है एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं डालना चाहिए। तो ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्स्ट्रा वर्कलोड, बस आपको इतना ही याद रखना है पहले पॉइंट में। तो आसानी से कंटेंट्स ऐसा हो कि EIS मीजर जो है समझने में आसान हो, जहाँ तक पॉसिबल हो एजम्पशन नहीं लेना है, एक्चुअल डाटा को ही लेना है। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ वर्क से उठाकर एक्चुअल डाटा को ही लेना है। और EIS की जानकारियों के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं होना चाहिए, स्टाफ पे या मैनेजर पे एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं देना चाहिए। तो पहला कंटेंट पे ईजी टू अंडरस्टैंड और एक्स्ट्रा वर्कलोड, ये दो बातें आ जाती है। उसके
उसके बाद दूसरी बात हम लोग देखते हैं डी के मतलब डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स। डी से डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव, तो कंटेंट्स के जो डाटा होंगे वो ऑब्जेक्टिव को जरूर से रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आ गया डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का बैलेंस व्यू के लिए डाटा अपने आप में रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का बैलेंस व्यू करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का बैलेंस व्यू के लिए डाटा अपने आप में रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रोडक्टिविटी एरिया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज वगैरह सब। ऑब्जेक्टिव यानी कि जैसे कि प्रोडक्टिव एरिया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो ये सब चीज़ें के लिए तो डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव। आपके उद्देश्य को डाटा जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? प्रोडक्टिव एरिया को बढ़ाना, तो डाटा ऐसा होना चाहिए। कंटेंट्स में ऐसा बोला गया है। उसके बाद UDI का आई की बात करते हैं तो आई बोलो तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आई बोलो तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो EIS में परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए जो हर किसी का कंट्रीब्यूशन फैसिलिटी जो हर किसी स्टाफ और मैनेजर का जो है कंट्रीब्यूशन फेयरली इंडिकेट करता हो। पर लेकिन फेयरली इंडिकेट करते वक्त ध्यान रहे कि जो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो मैनेजर का कंट्रोल और इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मैनेजर के कंट्रोल और इंडिपेंडेंस वगैरह सब जो है वो सारी चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो एक पॉइंट आ गया आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर UDI। उसके बाद UD के बाद इनकरेज करने लगी तो इनकरेज से इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट और स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव समझने जैसी फीलिंग्स आनी चाहिए। मैनेजमेंट और स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपना और ऑब्जेक्टिव समझने जैसी फीलिंग्स आनी चाहिए और लगना चाहिए कि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। साथ में टीम वर्क और शेयरिंग कल्चर का माहौल बनाना चाहिए। टीम वर्क और शेयरिंग कल्चर का माहौल बनाना चाहिए। तो जापान जैसी कंट्री जो है वो क्या बोलते हैं ओनरशिप अप्रोच, मतलब हर किसी को वो फील दिलवा देता है कि हम लोग अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी देश की उन्नति में हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा इंडिविजुअल का। लेकिन अपने कंट्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इनकरेज करे। तो इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट और स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव समझने जैसी फीलिंग्स आनी चाहिए और लगना चाहिए कि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। साथ में टीम वर्क, शेयरिंग कल्चर वगैरह का माहौल होना चाहिए। तो UDI इनकरेज एवरीवन। तो उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन। एवरीवन का मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन। तो यहाँ पे बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को छोड़कर बाकी सब इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होंगे उसको छोड़कर बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जो है सबको अवेलेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन ये बात बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को छोड़कर बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में सबको अवेलेबल होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट बोलता है मीट द चेंजिंग नीड्स। मीट द चेंजिंग नीड्स। EIS मीजर में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चेंजिंग नीड्स को कंसिडर कर सके। EIS मीजर में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चेंजिंग नीड्स को कंसिडर कर सके। EIS मीजर में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चेंजिंग नीड्स को कंसिडर कर सके। EIS मीजर में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चेंजिंग नीड्स को कंसिडर कर सके। लास्ट वाला पॉइंट ऐसा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कंटेंट्स ऑफ EIS पूछने के लिए जब आप अपनी महिला मित्र के पास गए तो वो अचानक से उड़ी और इनकरेज करने लगी एवरीवन को चेंजिंग नीड्स के हिसाब से। तो यू का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और स्टाफ मैनेजर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर। डी का मतलब डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट। डी का मतलब डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट। आई का मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इनकरेज का उसके बाद फिर इनकरेज का मतलब
इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन, और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट मीट द चेंजिंग नीड्स, मीट द चेंजिंग नीड्स, लास्ट वाला पॉइंट था मीट द चेंजिंग नीड्स। तो यू का मतलब अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। डी का मतलब डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव। आई का मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इनकरेज का मतलब इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद एवरीवन का मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन, और लास्ट वाला पॉइंट मीट द चेंजिंग नीड्स। तो पहला वाला पॉइंट यू ईजी टू अंडरस्टैंड, दूसरा वाला पॉइंट डाटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव, तीसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर, चौथा इनकरेज ओनरशिप अप्रोच टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पांचवा इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू एवरीवन, और लास्ट वाला मीट्स द चेंजिंग नीड्स। इस तरह से हम लोगों ने कंटेंट्स देखा EIS का। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस विथ इन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और EIS में क्या क्या अंतर होता है, अब हम लोग उस अंतर के बारे में समझते हैं। तो मान लो कि आपकी जो महिला मित्र उड़ी थी उसका नाम लिनी है, वो मतलब इम्पोर्टेड आइटम बोलो तो इम्पोर्टेड है, वो बोलो तो फॉरेनर है वो, ठीक है, उसका नाम लिनी है, LINI, ठीक है, उसका नाम LINI लिनी है, ठीक है। लिनी को ड्रिल फॉर्मेट में इंटरफेस करने की आदत है, लिनी को ड्रिल फॉर्मेट में इंटरफेस करने की आदत है। डिफरेंस विथ EIS एंड ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो लिनी को ड्रिल फॉर्मेट में इंटरफेस करने की आदत है, तो लिनी। तो L से क्या हो गया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला वाला आप देखो L, उसके बाद I से नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, LI, उसके बाद N नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, उसके बाद चौथा वाला इंफॉर्मेशन सोर्स, चौथा वाला क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स, डायमेंशन चौथा वाला क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स। उसके बाद ड्रिल डाउन, तो क्या बोलते हैं, ड्रिल फॉर्मेट में, तो उसके बाद यहाँ पे पांचवा वाला हो गया ड्रिल, छठा वाला हो गया फॉर्मेट, और लास्ट वाला हो गया इंटरफेस। तो लिनी को ड्रिल फॉर्मेट में इंटरफेस करने की आदत है। तो L का मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद I का मतलब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, N का मतलब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और I का मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, और उसके बाद ड्रिल डाउन फैसिलिटी और फॉर्मेट और इंटरफेस। तो इस तरह से लिनी को ड्रिल डाउन फॉर्मेट में इंटरफेस करने की आदत है। आपकी जो महिला मित्र उड़ी थी वो इम्पोर्टेड है, वो फॉरेनर है, और उसको ड्रिल डाउन फॉर्मेट में इंटरफेस करने की आदत है। तो L का मतलब क्या हो गया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में टॉप मैनेजमेंट या नियर टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है, लेकिन ट्रेडिशनल जो है छोटे वाले स्टाफ के लिए काम करता है, ट्रेडिशनल जो है छोटे वाले स्टाफ के लिए काम करता है, फॉर लोअर स्टाफ। उसके बाद I का मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम या एग्रीगेट रिपोर्ट पर एक्सेस करता है। स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम के लिए नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम का होता है, लेकिन ट्रेडिशनल में केवल हम लोग स्टेटस की जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है, लोअर लेवल पे क्या परिस्थिति है, कितना प्रोडक्शन अब तक कंप्लीट हुआ है, तो स्टेटस रिपोर्ट। तो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम केवल स्टेटस रिपोर्ट देता है। उसके बाद N का मतलब बोलते हैं नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑनलाइन टूल एंड एनालिसिस करने के लिए जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जो होता है ऑनलाइन टूल और एनालिसिस करके मिलता है, और ट्रेडिशनल में ऑफलाइन स्टेटस रिपोर्टिंग केवल होता है, ट्रेडिशनल में ऑफलाइन स्टेटस रिपोर्टिंग केवल होता है। I का मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा एक्सटर्नल होता है और इंटरनल कम होता है, लेकिन ट्रेडिशनल में केवल इंटरनल होता है, ट्रेडिशनल में केवल इंटरनल होता है। उसके बाद फिर जो ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव लेवल तक जाने के लिए जो फैसिलिटी होती है, ड्रिल करके जैसे आप अपने माउस से ड्रिल करके नीचे की ओर आ जाते हो, वैसे ही सक्सेसिव लेवल तक जाने के लिए, डिटेल तक जाने के लिए लिंक को क्लिक करके जो है ड्रिल डाउन फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल होती है, लेकिन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव में अवेलेबल होती है लेकिन ट्रेडिशनल में अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद जो है फॉर्मेट, तो इंफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है एग्जीक्यूटिव का वो टेक्स्ट विथ ग्राफिक्स देता है,
और ट्रेडिशनल में टेबुलर फॉर्मेट में देता है। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में टेक्स्ट विथ ग्राफिक्स देता है और ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में टेबुलर फॉर्मेट में देता है, टेबल व चार्ट के फॉर्म में देता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में टेक्स्ट विथ ग्राफिक। उसके बाद लास्ट में बोलते हैं नेचर ऑफ इंटरफेस। तो EIS में यूज़र फ्रेंडली होता है और ट्रेडिशनल में कंप्यूटर ऑपरेटर जनरेटेड होता है। तो लोअर लेवल स्टाफ के पास जो एक स्टाफ होता है, कंप्यूटर उसके पास होता है, वो कंप्यूटर जो है वो जनरेटेड होता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा